तो मैंने, चलो तो तुम्हारे रेफरेंस का इससे आते हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा ध्यान से पढ़ लेने से आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो बजट क्यों बनाने की जरूरत होती है किसी कंपनी में, थोड़ा बताएं अपनी नंद। We can monitor the expenses. अच्छा, Budget is planning prediction for the coming year to estimate our expenses, revenues, and estimate revenues and expenses and other things to monitor. Yes, please. तो आपने अगर कोई ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है आपके गोल का। ठीक है, बजट जो होता है ना, आपने कोई एक गोल रखा होगा, आपने कुछ अचीव करना होता है कि लाइफ में मेरे को ये काम करना है, तो एक बजट बनाया होता है, आपने कोई प्लान करी होती है। ठीक है, तो वो प्लान को आपको सिस्टमेटिकली कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप एक फाइनेंशियल, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव जो चीजें होंगी वो आप नंबर्स में, जब आपको कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखना पड़ता है तो वही आपका बजट कहलाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो चूंकि सभी लोग बजट से बहुत ज्यादा मोर और लेस बजट को जानते ही हैं, तो मैं एक छोटा सा बात और बता दूं, तो बजट जो होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव का क्वांटिफिकेशन प्रोसेस है। बजट क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव का क्वांटिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, यानी आपने ऑब्जेक्टिव सेट करी है कि मेरे को 500 अगले साल सेल करना है, 500 फ्रीज सेल करना है, तो उसको आपको अचीव करने के लिए जो एक प्रोसेस लिखना पड़ेगा, जो एक चीज लिखनी पड़ेगी, दैट व्हाट इज कॉल्ड द बजट। अब उसमें आप दोनों चीजें आपको लेनी पड़ती हैं, क्या क्या? परचेज साइड भी और सेल साइड भी, यानी कि इन रेवेन्यू साइड भी और इनकम साइड भी। ठीक है, तो हम लोग के सिलेबस में जो है ना, बजट सेक्शन जो है वो एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला वाला पार्ट अभी में जो अगर कोई भी अगर ग्लीम अगर फॉलो करते होंगे तो ये सेक्शन नंबर मतलब यूनिट नंबर 10 पहले हम पढ़ा रहे हैं, फिर यूनिट नंबर 9 यानी फोरकास्टिंग वाला पार्ट हम इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बजट का एडवांटेज क्या होता है? तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज होता है, ये आपके कम्युनिकेशंस में आपको हेल्प करता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि हमको कितना सेल करना है, किसके बीच में, अमॉन्ग द यूनिट, यानी बिजनेस के अंदर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लाइक HR, अकाउंट्स, फाइनेंस, सेल्स, ये सारे यूनिट्स होते हैं। तो आप बजट के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि देखो परचेज, हमने इस साल 1000 यूनिट सेल करने का प्लान किया है, तो तुम अकॉर्डिंगली परचेज करना, तुम अकॉर्डिंगली प्रोक्योरमेंट करना। ठीक है, फिर सेल वाले को मैंने कम्युनिकेट किया, देखो सेल, मैंने 500 फ्रीजर्स सेल करने का मैंने बजट बनाया है, तुमको उसके ऊपर काम करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बजट होता है वो आपके किस चीज में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशंस में एंड कम्युनिकेशंस में, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशंस दोनों पे। उसके बाद बोलता है कि इससे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं। अच्छा, इसके एक्चुअल में 3 तरीके होते हैं। कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी मेजरमेंट की जो टेक्निक्स होती है वो 3 तरीके की होती है। एक तो होती है प्रिकॉशनरी, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव्स बोलते हैं। तो प्रिकॉशनरी में क्या होता है कि अपने जो है
प्लान करते हैं कि हाँ भाई हम लोग ए बी सी काम करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, और डी एफ नहीं काम करेंगे क्योंकि इससे हम अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट कर जाएंगे। दूसरा होता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में क्या होता है कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं आप इमीडिएट उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और तीसरा जो होता है वो फीडबैक्स टाइप होते हैं। तो फीडबैक्स में क्या होता है कि जब आपने कोई काम कर लिया होता है तो उसके बाद उसकी आप ऑपरेशंस करते हैं, आप उसको चेक करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। आप अगर टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो आप चेक करते हैं कि हाउ इफिशिएंटली यू कैन डू इट अगेन, यानी दूसरे टाइम में आप उसमें कौन सा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस था जो इस बार आपको एलिमिनेट करना चाहिए नेक्स्ट टाइम के बजट में। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई भी इवैल्यूएशंस करते हैं तो उसमें आप ये 3 अप्रोच अप्लाई करते हैं। तो यानी आपको बजट जो है आपके परफॉर्मेंस के मेजर में आपको हेल्प करता है। तीसरा आपको मोटिवेट करता है मैनेजर्स को कि भाई, और साथ में एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है कि साहब आपको कंपनी के सेट ऑब्जेक्टिव्स में आपने हेल्प किया, सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो उनको वो करता है, पैम्पर करता है, उनको मोटिवेट करता है। फिर बोलता है कि इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप अगर बजट नहीं बनाएंगे तो आप पता नहीं चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, कितने अमाउंट्स ऑफ यूनिट्स की जरूरत है, कहां पर कौन से प्लांट्स की जरूरत है। तो ये सारा आप जब तक बजट नहीं बनाएंगे आपको ये पता नहीं चलेगा। तो बजट एक्चुअली हेल्पिंग यू टू द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आती है कि कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस, यानी आपके पास कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस का मतलब आप जब चेक करते होते कॉन्करेंट बेसिस पे कि आपके कोई ऑपरेशंस, कोई प्रोसेस अगर रॉन्ग जा रहा है तो आप उसको क्या करते हैं, इमीडिएट रेक्टिफाई करते हैं, इमीडिएट करेक्ट करते हैं। तो ये आपका ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। दिस बजट इज हेल्पिंग यू टू डू द कंट्रोल्स एक्टिविटी। एंड चेक ऑन प्रोग्रेस का मतलब आप जो जो काम करते होते हैं, इट इज लाइक अ मॉनिटरिंग ऑफ योर थिंग्स। तो बजट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू मॉनिटर्स कि आप जा कहाँ रहे हो, मतलब whether you are deviating from the objective from the plans or actually you are going in the right way। तो ये अगर एक कोई आप बजट बनाते हैं तो उस बजट से आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है, ठीक है। तो एक बार अगर 2 मिनट लगेगा, अगर इसको अगर मेन लाइन से अगर हम इसको ये करना चाहें तो हम बोलेंगे कि आपके कोऑर्डिनेट, आपको किस किस चीज में बजट हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशंस में, मेजरिंग द परफॉर्मेंस में, एफिशिएंट एलोकेशन में, मोटिवेशन में एंड चेक इन प्रोग्रेस में। तो ये सारे काम में आपको बजट हेल्प करता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो इट विल बी गोइंग टू हेल्प इन दिस थिंग्स। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ अ बजट। अब बात आता है कि किसी को कंटिन्यूअस बजट्स का मतलब पता है क्या? ऐसे बिजनेस के लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीएमए के लैंग्वेज में बोले। और कोई आदमी? एग्जाम्पल, लास्ट मंथ हमने 1000 यूनिट बनाने का टारगेट किया था लेकिन बने 800, तो वो 200 नेक्स्ट मंथ के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, कंटिन्यूस हो जाते हैं वो। यानी कि हमारा साल भर का जो बजट होता है अगर एक 10,000 पीस का है तो हम उसे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। चले, और कुछ? और ताहिर भाई आप बताओ। सर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। भाई अपने कंपनी में बजट को नहीं चेक करते हैं क्या, या नहीं, बजट बजट को चेक करते हैं लेकिन कंटिन्यूसली। आप हर मंथ पे बजट अपना बनाते नहीं है जी? जी बनाते हैं। तो हर मंथ में अपडेट भी तो करते होंगे ना एक्चुअल इंफॉर्मेशन से। जैसे कि एक्सेल में मैं आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ जाएगा, आप हर महीने करते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है नॉर्मली। तो बेहतर, अब मान लीजिए कि आपने जैन टू दिसंबर तक का कोई बजट बनाया होगा,
ठीक है, तो आपका कोई प्लानिंग करते होंगे कुछ इस तरह से, जैन जैन की स्पेलिंग सर में ठीक। हाँ हाँ हाँ, वो मैं कुछ वो जब भेजा तो समझ आया। तो आपने अगर एक बार बजट बनाया होगा, आपने यूनिट पे से 1000 का आपने बजट हर महीने का एक बार स्प्रेड किया होगा, ठीक है। यानी साल पे आपने सोचा होगा कि आप जो है 12,000 यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे या सेल करेंगे, जो भी आपका, जो मान लो आपने अगर रेवेन्यू बजट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपने ऐसे सोचा होगा, ठीक है। दिस इज द बजट, आप इनिशियल बजट बनाते हो। तो आपका कंटिन्यूअस या रोलिंग बजट में क्या होता है कि जनवरी जब खत्म हुआ, आफ्टर जनवरी आपका ये बजटेड यूनिट था। ये कौन सी यूनिट थी? बजटेड। अब आपने जनवरी जब खत्म किया और मान लीजिए कि आपने 990 यूनिट आपने बनाया, तो अब आप क्या करते हैं, क्योंकि आप अभी टोटल को रिप्लेस नहीं करते, तो आपने क्या करना होता है, आप इसको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो रिवाइज्ड जो क्वांटिटी रहेगा, अब आपके लिए जो रिवाइज्ड क्वांटिटी है वो यहां से यहां तक का कॉपी हो जाएगा, और ये एक्चुअल वाला, क्योंकि अब एक्चुअल बजट को रिप्लेस कर देगा, तो ये रहेगा। तो आप अपने स्टाफ को बोल सकते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा टारगेट ये था कि तुमने 1000 अचीव करना था, बट तुम 1000 अचीव नहीं किए हो, तो 1000 मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट ईयर के बजट में तुमको ऑप्शन देता हूं कि तुम इस काम को अचीव कर दो, अदरवाइज तुम्हारी सैलरी कटेगी या तुमको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आप ऊपर नीचे कुछ ना कुछ अपने पास रखेंगे, लेकिन इस तरह से आप उसकी जो बैलेंस यूनिट होती है वो नेक्स्ट पीरियड पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और ये लाइन आप हमेशा ये करते होते हैं, मतलब एडजस्ट करते होते हैं, ठीक है। तो ये जो बजट होता है ये एक्चुअल में कंटिन्यूअस बजट कहलाता है। तो ये फिजिकल हर ऑफिस में हमेशा होता है, ठीक है, क्योंकि जो पीरियड खत्म हो जाता है, बोलिए। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कंटिन्यूसली अपडेटेड एवरी मंथ। हाँ, वही है डिफिनेशन, अगर आप देखेंगे तो वही है। अगर आप इफ यू गो विद द डिफिनेशन ना, तो क्या है, रोलिंग बजट इज, हाँ, रोलिंग बजट इज द कंटिन्यूअसली बीइंग अपडेटेड एंड ऑलवेज कवर्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो अभी हमने टाइम चेंज नहीं किया, लेकिन अपडेट करते चले गए। क्या किया? चेंज नहीं किया, मैंने टाइम चेंज नहीं किया, बल्कि हम इसको क्या कर दिया, हमने बोला भाई साहब रुक जाओ, जनवरी अब खत्म हो गई, जनवरी यू कांट डू एनीथिंग, सो व्हाट एवर द बैलेंस थिंग यू हैव टू कवर इन द फरवरी। बोलिए जी, बोलिए ना। नेक्स्ट मंथ में बजट में ऐड हो गया, यानी आपने अपडेट कर दिया। अगर मान लिया आपने ये बोला कि 1100 अब मैं कर दिया, ठीक है, तो मैं आपको अभी लिबर्टी नहीं दे सकता, आई विल स्टिल कीप दिस 12,000, क्योंकि जो इंक्रीज्ड रहता है, अगर प्रोडक्शन रेवेन्यू में बजट क्यों बनाया जाता है कि आप नीचे का बॉटम लाइन, ये जो प्रोडक्शन का जो लेवल था, इसमें बजट इसलिए बनाया गया था कि आप 12,000 का बॉटम लाइन मेंटेन करें, ऊपर के लाइन को खराब नहीं करना है। ऊपर ये बॉटम लाइन है, दिस 1000 विल बी देयर, बट यहाँ पे जब आपने अंडर प्रोडक्शन किया तो एक्चुअली यू वेंट डाउन टू द बॉटम लाइन, ठीक है। ये प्रोडक्शन के प्रोस्पेक्ट से बात हुई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो हर बंदा अपने ऑफिस में करता है, बट जब एग्जाम में ये सवाल आता है तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट शुड आई राइट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बजट का मतलब समझ आ गया। अभी एक कोई बंदे मेरे को फ्लेक्सिबल बजट का मतलब बताएंगे क्या? नहीं, अब मैं आपको बताता हूं फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है कि आपने जब ये 1000 यूनिट बनाया था,
तो आपने क्या बनाया होगा, आपने इसमें मान लो कि रॉ मटेरियल लिखा होगा कितना, मान लो 3 रुपए पर यूनिट आपने रखा था, ठीक है। इसका मतलब आपने बजट कितने का बना के रखा हुआ था, 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, so this is 3000 your budget, this was your budget for raw material, ठीक है। बट सिंस आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, सिंस योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज, अब मैं आपको बोला 1100, तो you can't keep this same 3000 budget, otherwise your comparison will go wrong, because you have to check the variance, तो आपकी कंपैरिजन गलत हो जाएगी। तो आपको क्या करना होता है, आपने 1100 किया, दिस इज योर एक्चुअल, दिस इज योर एक्चुअल, और यहाँ पर मान लो आपने 2 रुपया 90 पैसा करके आपका एक्चुअल में काम हो गया था। नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग लाइक दिस, तो यू विल फील दैट आई हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। इवन इफ यू कीप 3000, इफ इवन, तो आपको लगेगा कि इस तरह से मैंने, क्योंकि आपने यहाँ पे 1000 बचा लिया, ठीक है, आपको लगेगा, बट आपने कितना बचाया है, 190 नहीं बचाया, आपने कुछ कम बचाए होंगे, क्योंकि अभी आपके पास एक एडजस्टेड बजट बनेगा, और वो एडजस्टेड बजट कहलाता है, वो एडजस्टेड बजट कहलाता है आपका फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है। दैट बजट को हम बोलते हैं कि इट इज एडजस्टेड ऑन द एक्चुअल क्वांटिटी और विद एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। और ये होती है बजटेड क्वांटिटी। ये हमारा ओरिजिनल जो स्टैटिक बजट था, ये मेरा एडजस्टेड या फ्लेक्सिबल बजट हुआ। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि भाई हम चूंकि एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे और बजटेड रेट लेंगे, तो इससे मेरे को पता चलेगा कि मेरा कॉस्ट लगना कितना चाहिए था और मैंने कितना लगाया। अब हम चेक करेंगे कि देखिए हमको लगना चाहिए था 3300, बट मैंने उस काम को कर लिया कितने में, 3190 में। तो मैंने अपनी एक्चुअल जो सेविंग करी है 110 की सेविंग करी है। अगर पुराना बेस पे अगर आप कंपेयर करते तो आपका खर्चा ज्यादा दिखा रहा था, आपका लॉस दिखा रहा था कि आप बजट बनाए थे 3000 का और आपका एक्चुअल आ रहा था 3190, तो आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। इसीलिए यू हैव टू मेक द फ्लेक्सिबल बजट। आपको क्या करना होता है, तो फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो क्या होता है, इट इज एडजस्टेड ऑन द एक्चुअल क्वांटिटी, ये होता है फ्लेक्सिबल बजट। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हैं। और यही सेक्शन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है। इसी तरीके से जो है मटेरियल वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस निकल गया। अभी हमने यहाँ पे सिंपल एक टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाल दिया ऑलरेडी, इसमें मैंने ऑलरेडी टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये रॉन्ग हो जाता, ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। या अगर इस बेस पे आप डिसीजन देते तो आप गलत डिसीजन दे के चले आते हैं, क्योंकि आपको करना पड़ेगा एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको एक एडजस्टेड बजट बनाना पड़ेगा। जी भाई बोलिए। देखिए फ्लेक्सिबल बजट का डिफिनेशन ही है कि यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल यूनिट, यानी तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो वी कैन कीप बोथ इन द देयर सो दैट इट विल बी इजी टू रिकॉल। तो मैं इधर ऐड कर देता एक लाइन। तो अभी फ्लेक्सिबल बजट में अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछे, कोई मसला है तो। मुझे समझ नहीं आई। अच्छा आप ये बताएं कि आपको मैंने बोला कि 3 रुपए किलो आपने मटेरियल बाई करनी है, 3 रुपए किलो आपको मटेरियल बाई करनी है, ठीक है। पहला एकदम छोटा सा लॉजिक पे बात हो रहा है, 3 रुपए किलो आपने मटेरियल बाई करनी है, ठीक है जी।
आपको मैंने बोला कि देखिए इस महीना में मेरे को 1000 यूनिट जो है मटेरियल बाई करना है, सॉरी 1000 यूनिट मेरे को बनाना है, ठीक है। इसका मतलब जब आपको यूनिट मटेरियल का जब आप बजट बनाएंगे या मटेरियल का जब प्राइस फोरकास्ट करेंगे तो आप कितना प्राइस फोरकास्ट कीजिएगा? 3000। यस। देखिए आपको मैं बोल रहा हूं कि मटेरियल यानी एक, मान लीजिए कि एक आपको जैकेट बनानी है, ओके। एक जैकेट बनानी है, एक जैकेट में 3 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। कितने का रॉ मटेरियल लगता है? 3 रुपए का एक जैकेट पे। और आपको मैंने बोला कि इस मंथ में वी आर प्लानिंग, वी हैव अ बजट टू प्रोड्यूस 1000 जैकेट। तो आपने कितने का मटेरियल का बजट बनाया? आपने कितना मटेरियल प्रिक्योर करना है? 3000। 1000। नहीं, आपने 1000 फाइनल यूनिट बनाना है। मैंने आपको बोला कि 1000 जैकेट बनाने हैं, 1000 जैकेट बनाने हैं। एक जैकेट को बनाने पे 3 रुपया लगता है, तो 1000 जैकेट बनाने में कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड है। एक जैकेट बनाने में 3 रुपए लगते हैं, 1000 जैकेट बनाने में कितना लगेगा? ऑब्वियसली 3000। 3000। 3000। अभी एकदम धीरे से जाए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है ना तो आगे पूरा बजट आपके कंट्रोल मैंने में है। 3000 बोला था, किसी और बंदे ने बोला था 1000। चलो 1000 मेरे को नहीं पता किसी ने बोला, बट मैं बता रहा हूँ कि 3000 यानी कि अब आपको समझ आ गया कि 1000 जैकेट के लिए आपको 3000 रुपया का बजट बनाना पड़ेगा, यानी 3000 आप एक्सपेक्ट करते हो खर्चा, ठीक है। अब चूंकि आपने 1100 जैकेट बनाया तो आपको कितना पैसा चाहिए था, कितना बजट होना चाहिए था? आप ये भूल जाओ, दिस पार्ट भूल जाओ। आप आपको और अभी कितना पैसा चाहिए ये पार्ट भूल जाओ, ये पार्ट का कोई यूज नहीं है आपके लिए अभी, ये पार्ट यूजलेस है। अभी आप बताओ कि आपने 1000 का बजट बनाया था, पर वो अब 1000 नहीं है, बल्कि 1000 के जगह 1100 हो गया। अभी आप बता दें कि 3300। 3300, तो ये आपको बजट हो गया। अब चूंकि जब आप मार्केट में गए तो आपने निगोशिएट करा लिया, निगोशिएट करा लिया मतलब कि आपका अच्छा रिलेशन, आपके अच्छे जान पहचान थे, तो आपने उससे 2 रुपया 90 पैसे में निगोशिएट करा लिया। अब आप उसको पैसे कितने देके आएंगे? 3190। 3190 आप दे के आइएगा, ठीक है। आइए 3190 आप दे के आएंगे, क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप पुराने से अगर आप कंपैरिजन करते तो आपको लगता कि 3000 मेरे को दिया गया था और मैं 3190 दे के आई हूं, यानी मेरे को 190 का नुकसान हो गया, ठीक है। बट वो कंपैरिजन तो गलत है, क्योंकि आपने जब बजट बनाया था तब 1000 यूनिट के लिए बनाया था। अभी आप जब बाई करने जा रहे हो तो 1100 बाई कर रहे हो, तो नाउ यू हैव टू मेक अ इंटरमीडिएट बजट, दोनों के बीच का बजट बनाना पड़ेगा, एंड दैट बजट को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। उस बजट को क्या बोलते हैं जी? फ्लेक्सिबल बजट। जी, फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब अभी समझ आया कि एडजस्टेड बजट, जो आपकी एडजस्टेड बजट है वो किस लेवल पे जाके बजट का प्राइस यूज करेगी, लेकिन क्वांटिटी ओरिजिनल यूज करेगी, क्वांटिटी एक्चुअल का यूज करेगी। ओके सर। तो फ्लेक्सिबल का डेफिनेशन ही ऐसा होता है, यहां पे होगा कहीं पे, देखिए, फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट दैट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन।
जब आपकी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको नोन हो जाएगी तब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will be adjusted to the actual volume of units. A flexible budget for an income will be adjusted to the actual volume of units sold. यानी फ्लेक्सिबल दोनों का हो सकता है, एक्सपेंस साइड भी हो सकता है और रेवेन्यू साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जब मैं आपके साथ अभी छोटा सा डिस्कशन कर रहा था कि फ्लेक्सिबल बजट, अभी क्लियर हुआ कि फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जो कि एक्चुअल यूनिट के साथ एडजस्टेड बजट होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजें बोली, एक मैंने कंटिन्यूअस बजट, और कंटिन्यूअस बजट में आपने जो फोटो भेजा है उसका सही डिफिनेशन भेजे ना रोशन भाई। अरे इसका ये तो उसमें टाइप्स कवर है, आप डिफिनेशन भेजे ना पहले। देखिए गूगल में मिल जाएगा वो वाला, मतलब डायग्राम वाला अच्छा सा। ठीक है, भेजे, इस पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कोई मसला कुछ हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जब आप बजट डेवलप करते हैं, ठीक है, तो वो 3 टाइप के हैं, बट आपके पेपर में 2 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं। आपके पेपर में जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं पार्टिसिपेटिंग बजट और ऑथोरेटिव बजट्स। तो थोड़ा एक छोटा सा सवाल है कि हमारे ताहिर भाई, आप बताओ कि आपके ऑफिस पे बजट किससे बनाई जाती है? Who prepare the budget and how? कैसे बनाई जाती है? कोई प्रोसेस है क्या, कोई डिफाइंड चेंज? एक तो जो रेवेन्यू बेस्ड है वो एक्चुअली हम अपने जो एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स हैं, मीन प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन, उनके बेस पे, और प्लस जो लास्ट ईयर की रेवेन्यू है उस पे मीन इंक्रीज देखते हैं लास्ट ईयर का, कि हमारा कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मीन मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन द पास्ट, मीन last 3 years average of last year we increased the each expense and revenue and like that. अच्छा, तो यानी कि जो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू है आप उसको जस्टिफाई नहीं करते, यानी आप उसका क्लैरिफिकेशन नहीं देते, बल्कि एक इन्फ्लेशन ऐड करते हैं और बोल देते हैं हाँ भाई 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा। Is it? Yes. हाँ, अभी देखिए 2 अप्रोच होता है। अभी जो हम बातें बोलने वाले हैं वो 2 तरीके से डेवलप किया जाता है, 2 मेथड है। एक मेथड जो होता है वो पार्टिसिपेटिव होता है। पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है कि ये नीचे से ऊपर जाता है, यानी एम्प्लॉइज को इसमें इंगेज किया जाता है, एम्प्लॉइज को इसमें इंगेज किया जाता है। बोला जाता है आप आइए अपना इनपुट दीजिए। हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को, बॉस को बोला जाता है कि साहब आओ अपना इनपुट दो, कम एंड गिव योर इनपुट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके सबसे अच्छे एडवांटेज क्या होते हैं कि ये अचीवेबल होता है, यानी आप उसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि आप जब हमसे पूछिएगा ना कि मेराज भाई ये काम आप कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा हाँ कर सकता हूँ। फिर आप बोलोगे ये कितने दिन में आप कर लोगे, तो मैं बोलूंगा 5 दिन में कर लूंगा। तो इसका मतलब है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में है कि मैं 5 दिन में इस काम को कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, अचीवेबल है। लेकिन ऑथोरेटिव का मतलब क्या हुआ, आप सामने से आए, बोले मेराज भाई आपको ये काम 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं जी, टॉप डाउन अप्रोच। आपने हमसे पूछा ही नहीं है, आप सीधे आए हैं और मेरे को बोल दिया कि ये काम को 2 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी बताएं कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा मोटिवेटिंग होगा? पार्टिसिपेटिव मोटिवेटिंग होगा, क्योंकि आपने में से इनपुट लिया है। आपने मतलब मेरे को पता है अपना पोटेंशियल, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन कि 5 दिन में हो पाएगा। लेकिन कौन सा टाइम बाउंड होगा, कौन सा इजी होगा, मतलब इन टर्म ऑफ टाइम बाउंड कौन सा बेहतर होगा? ऑथोरेटिव टाइम बाउंड होगा, क्योंकि आपने पहले से बोल दिया भाई 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो इट इज गोइंग टू बी द टाइम बाउंड। ठीक है, और कंसल्टेटिव में क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेसिव होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों आदमी देखते हैं कि कहां पर कौन से बजट्स पे ऑथोरेटिव्स जाने चाहिए, कौन से बेसिस पे, कौन से बजट्स लाइन पे हमको
पार्टिसिपेटिव जाने चाहिए, दोनों का ये कंबाइंड है, हाइब्रिड वर्जन है। ठीक है, अब बात आती है कि एक छोटा सा प्रोसेस है, ये आपको एग्जाम पे आ सकता है, ऐसे में, और साथ में ये आती है आपके, जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे एमसीक्यू, तो हो सकता है कि ये सारे पॉइंट्स वहां पे आपको टकरा जाए। तो देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या क्या है, कि जब आप प्रोसेस क्या क्या होता है, कि जब आप कोई बजट डेवलप करते हैं तो उसके कोई प्रोसेस होंगे, तो ये प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, आपने एक बजट गाइडलाइन बनाने हैं, बजट गाइडलाइन टाइप का, यानी बजट मैनुअल टाइप की चीजें बनेंगी, जिसमें आप बजट के इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कौन क्या करेगा, कब कब कैसे कैसे करेगा, ये सारी चीजें आप एक गाइडलाइन बनाएंगे, उसको सेट करेंगे, एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड, क्योंकि जब तक आप कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आपके बजट का पर्पस फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि बजट का वन ऑफ द पर्पस इज कम्युनिकेशन। इनिशियल बजट प्रिपेयर्ड करेंगे किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से। अभी एक छोटा सा सवाल आता है कि हमको थोड़े, यशवंत भाई आप मेरे को बता दो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, प्लीज डू द ऑनर। Responsibility centers are the centers in which we book the expenses. Okay, I want the name. अरे And they are यशवंत also भाई, called as the cost drivers or cost centers. Okay, not the cost driver. Cost drivers are different. Cost Cost drivers cost are the center. triggers for the cost incurred that we are going to be used in activity based management or activity based costing. That is the cost driver is different. Cost center, Cost one center. of the responsibility center. What are the others? रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तौहीद भाई सही है? आप ही बोले। नहीं सही है कि नहीं है, मतलब पीछे आपने पढ़ाई किया है ना जी? जी हाँ। हाँ, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, 4 ही तो है सेंटर। चार ही है। सही है, 4 ही है भाई। अब छोटा सा मेरे को तौहीद भाई डिफरेंस बताओ कि प्रॉफिट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर में क्या डिफरेंस है? जी देखिए, प्रॉफिट सेंटर है जिसमें कॉस्ट और रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा, गुड। और दूसरा क्या पूछा था? दूसरा प्रॉफिट सेंटर पूछा और रेवेन्यू सेंटर पूछा। हाँ, तो रेवेन्यू है, बस रेवेन्यू है। रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू आता है, कॉस्ट नहीं आता। हाँ जी बताएं। नहीं एक्चुअल में प्रॉफिट सेंटर का डिफिनेशन सही दिया था तौहीद भाई ने, कि प्रॉफिट सेंटर वो होता है जहां पे आप रेवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, और जो रेवेन्यू सेंटर होता है दैट ओनली रिकॉर्ड द रेवेन्यू, whether the revenue is from the prime business or the subsidiary auxiliary business, there is no difference. तो तौहीद भाई का डिफिनेशन वाज करेक्ट। ठीक है जी, तो यानी कि आप क्या करेंगे जी, इनिशियल जो प्रपोजल्स, जो आपके बजट प्रपोजल्स होंगे, इनको आप क्या करेंगे, ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर वाले अपना एक्सपेंसेस रेवेन्यू का बनाएंगे, अपने एक्सपेंसेस का बनाएंगे, रेवेन्यू वाले अपने रेवेन्यू का बनाएंगे। प्रॉफिट सेंटर को आप सेम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि वो अनदर लाइन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वाले अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स बना के देंगे, हाँ जी भाई मैं 5 साल में ये करने वाला हूँ। फिर उसमें निगोशिएशन होगा, रिव्यू होगा और अप्रूवल्स होगा। तो ये प्रोसेस है। तो निगोशिएशंस, रिव्यू एंड अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आपने मेरे को एक बजट बना के दिया कि मिराज भाई मेरे को 1000 रुपया लगने वाला है इस काम के लिए, मैं अग्री नहीं हूँ, मेरा कुछ डिसएग्रीमेंट है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये 1000 की जगह 900 नहीं लग सकता। तो फिर आप चेक करेंगे, हो सकता है कि 900 में वो आ जाए,
फिर उसके बाद अप्रूवल्स हो जाएगा। हाँ जी भाई, दोनों आदमी अग्री हो गए, चलो 900 में ये काम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिवीजन्स हो सकते हैं। रिवीजन्स का मतलब वही होता है कि रिव्यू के साथ रिवीजन्स काम होता है, रिवीजन और रिव्यू साथ में ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब सारे काम हो जाएंगे, फिर जब आपकी चीजें हो जाएंगी, फिर आप रिपोर्ट की वेरिएंस की रिपोर्टिंग करेंगे। एंड वेरिएंस की रिपोर्टिंग क्या होती है कि आप जब एक्चुअल हो जाएगी, जब बजट आपकी खत्म हो जाएगी, आप जब एक्चुअल परफॉर्म कर लेंगे, तो दोनों के बीच में, बजट और एक्चुअल के बीच में जो गैप होगा, दैट गैप इज कॉल्ड द वेरिएंस। फिर आपको एक छोटा सा बात, आप इससे जो वेरिएंस रिपोर्ट होगा उससे आप क्या करेंगे, उससे आप चीजों पे देखेंगे कि हाँ भाई कौन सी चीजें फर्दर इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आ सकता है आपके एसए में, बट इससे आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व होने वाले हैं। अभी अब बात आती है कि बजटरी स्लैक। बजटरी स्लैक का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आपके एमसीक्यूज में भी बजटरी स्लैक आता है। तो सारा आप मेरे को बता दो कि बजटरी स्लैक आपने कहीं सुना है क्या? नहीं सर। नहीं सुना। और ताहिर साहब? अच्छा बताएं। नहीं सर। हाँ हाँ जी जी। सही। बजट का जो आपका एक्सपेंस है वो जब बढ़ जाता है तो बजट पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है, उसे बजटरी स्लैक कहते हैं। जहां नहीं, बजट उस एडजस्टमेंट को, गड़बड़ाने को नहीं, गड़बड़ाने के करेक्शन को स्लैक बोलते हैं। हम्म करेक्शन इज द एडजस्टमेंट। यस। हाँ बोलो भाई, तौहीद भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, चलो। अंडर एस्टिमेटिंग रेवेन्यू और ओवर एस्टिमेटिंग कॉस्ट। हाँ तो वही को हम लोग लोकल इंग्लिश में बोला था, इंग्लिश, ठीक है। हम लोग का जो अपना हाँ वही हाँ। एग्जाम में इंग्लिश में तो लिखे देसी जुगाड़। अरे भाई, कितना दिन हम लोग के ऊपर अंग्रेज हुकूमत किया, उसका भी तो थोड़ा सा हम लोग खराब करें इंग्लिश। नहीं, अगर हिंदी होता तो हिंदी में दे देते। अच्छा सुनिए, बोला जाता है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बजट एंड द अमाउंट एक्चुअली एक्सपेक्ट, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। सो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ अंडर स्टेटिंग रेवेन्यू एंड ओवर स्टेटिंग एक्सपेंस। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जब आप कोई डिफरेंसेस निकालते हैं और उसको एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि मैं अपने सवाल पे देखता हूं, तो मैंने बजट बनाई थी कि भाई ये 3300 में आना चाहिए, बट बंदे ने जाके 3 रुपया 10 पैसे में जाके सामान खरीदा। इसका मतलब 110 रुपए का क्या हो गया जी, मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया। मैंने अपने सवाल में बोला कि मैंने 1000 इनिशियल बजट बनाया था कि 1000 जैकेट आई विल प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 3, सो माय कॉस्ट विल बी 3000। मैंने जब एक्चुअल काम किया, देन आई गॉट 1100, तो मेरे को 3 रुपया 10 पैसे में मिला, तो मेरा कॉस्ट चला गया 3410। अभी मेरा बजट बोलता है कि नहीं साहब, तुमको 3300 में काम कंप्लीट करना था, तुमने काम बढ़ा दिया। तो अभी यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ गए, अब इस डिफरेंस को मैं क्या करूं? तो मैं बोलूंगा एक काम कर लेते हैं, हम अपना ये कॉस्ट रिवाइज कर लेते हैं, या नहीं तो यहाँ पे एक स्लैक इंटर कर लेंगे, और वो स्लैक ये होगा जिसको हम लोग कभी कभी आप वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है, वेरिएशन इन बजट बोलते हैं। तो वेरिएशंस बजट डाल दे सकते हैं, जिसको हम अभी अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बजटरी स्लैक बोलेंगे। और ये स्लैक हम डाल देंगे कितना से जी, 110 से अगर हम डाल दें, तो अभी मेरा यहाँ पे जो बजट बनेगा वो बनेगा प्लस 110, यानी कि अब मेरा कोई वेरिएशन नहीं आएगा, अब मेरा कोई वेरिएशन नहीं आया। तो ये जो 110 रुपए डालने की जो प्रैक्टिस हुई, इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं बजटरी स्लैक। ताहिर भाई, अभी आपको बजटरी स्लैक अगर कोई बोला तो आप बता सकते हैं? यस सर। तो अभी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी बजटरी स्लैक पे, बताएं।
budgetary slack is the difference between budgeted and actual. Mm-hmm. After that, we need to make a correction to make a correct in the budgeted one. Mm-hmm. That is called the budgetary slack. देखिए, That's right. डिफरेंसेस को बजटरी स्लैक में नहीं बोल रहा, मैंने बोला कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उस डिफरेंसेस को जो आप एडजस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द बजटरी स्लैक। तो अपने एक्सपेंस अगर रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू आप अचीव नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू को अंडर स्टेट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस चूंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, खर्चा ज्यादा हो गया, अब क्या करूं, तो आपने बजट को बढ़ा लिया। तो ये दो चीज को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दिस टू थिंग्स नीड टू बी डिफरेंशिएटेड। अब बात आए कि देखिए ये स्टैंडर्ड सेटिंग के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं कि आप बिजनेस में स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हैं अपना, तो उसके लिए कुछ ये फॉर्मूले हैं। अब वो फार्मूला कैसे काम करता है, तो आपको एक्टिविटी एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक्टिविटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में जितने आपके प्रोसेस होते हैं, आप अपने पूरे बिजनेस के प्रोसेस को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक आपका बिजनेस का एक प्रोसेस काम करता है, यहां से यहां तक एक बिजनेस का प्रोसेस काम किया। अभी उस पे क्या करना है, आपने इसको स्प्लिट किया। तो आपने स्प्लिट कैसे किया, हाँ जी भाई, यहां से यहां तक का जो काम होता है ये काम कहलाता है प्रोक्योरमेंट। यहां से यहां तक का जो काम हो गया जी, यहां से यहां तक का जो काम हो गया ये कहला गया क्या जी, ये हो गया स्टोरेज वाला पार्ट। यहां से यहां तक का जो काम हो गया इसको हम क्या बोल रहे थे, हाँ जी, ये डिस्ट्रीब्यूशंस का काम हो गया। तो आपने पूरे प्रोसेस को क्या कर दिया, एक्टिविटी में बांट दिया। अब इस प्रोक्योरमेंट के भी अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है, पीओ क्रिएशन है, उसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर प्लेसिंग है, उसके बाद निगोशिएशंस है, और फाइनली ये सारे इसमें मतलब ये क्या होगा, कोटेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, निगोशिएशन होगा, फिर पीओ क्रिएशन होगा। ये 3-4 काम हो सकते हैं। तो आप इसको क्या करते हैं कि जब कोई बजट बनाते हैं या कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो अपनी पूरी एक्टिविटी को, पूरे प्रोसेस को आप एक्टिविटी में स्प्लिट कर दें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा से उस पे आप काम कर सके, और अगर उसके अंदर कोई कमी है, कोई डिफरेंसेस है, तो आप उसको खत्म कर सके। तो इसकी एक बेसिस होती है दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी एनालिसिस। तो एक्टिविटी एनालिसिस में क्या करते हैं, आप पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को एनालाइज करके अपनी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है। दूसरी होती है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब वही जो आपने कहा था कि हमारा बिजनेस में हम जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं या बजट सेट करते हैं। मिराज भाई जी बोलिए। ये एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करना जरा। देखिए, हमने ये बोला कि आपके बिजनेस पे मान लीजिए कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है प्रोक्योरमेंट का। ठीक है जी, मैं एक प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्प्लिट कर रहा हूं। अभी प्रोक्योरमेंट के अंदर में क्या क्या काम होता है, मोटा मोटा, आई एम नॉट इन प्रोक्योरमेंट बट आई हैव सीन। तो मोटा मोटा काम क्या होता है, मोटा मोटा काम ये होता है कि आप कोटेशंस मंगाते हो। दूसरे बाद काम क्या होता है, निगोशिएशन वाला काम होता है। कोटेशन मंगा के फिर बैक एंड फोर्थ भेज के आप निगोशिएशन करते हो। फिर निगोशिएशन के बाद अगर चीजें अग्री होती है तो पीओ क्रिएशन करते होगे, परचेज ऑर्डर देते होगे। फिर उसके बाद काम स्टोर का स्टार्ट हो जाता है, रिसीविंग एंड ऑल। तो यहां से यहां तक काम 3 हो गया। तो अब ये तीनों काम को आपको डिटेल्ड में जाके जब एनालाइज करते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है, जो एक्टिविटी बेस्ड होती है, जो भी एक्टिविटी आपके स्टैंडर्ड सेटिंग में होती है, वो बोलती है कि पूरे प्रोसेस को आप एक्टिविटी में स्प्लिट करो, सबकी प्रॉपर स्टडी करो, और उसके बेस्ड पे आप अपनी स्टैंडर्ड को सेट करो। तो मान लीजिए कि आपके कोटेशंस इवैल्यूएशंस में आपके 2 दिन जाते हैं,
2 दिन जाते हैं, तो इसका मतलब आपका अगर 500 रुपया पर डे पे है, तो इसका मतलब जब आप बजट बनाएंगे तो आप बोल देंगे कि भाई साहब मेरे को कोटेशन इवैल्यूएशन पे 1000 रुपए का बजट चाहिए। फिर आप बोलेंगे निगोशिएशन में मेरे 5 दिन जाते हैं, तो आप बोलिएगा कि 5 दिन के हिसाब से मेरा जो बजट बनेगा 2500 रुपया निगोशिएशन के लिए मेरा बजट चाहिए। पीओ क्रिएशन में 3 दिन लगता है, तो आप बोलिएगा मेरे को 1500 रुपया पीओ क्रिएशन का बजट चाहिए। इसका मतलब आप बोलिएगा कि मेरे को 5000 रुपए का बजट चाहिए पूरा प्रोक्योरमेंट काम को कंप्लीट करने के लिए। तो पुरानी एक्सरसाइज ये थी कि प्रोक्योरमेंट का जो हेड था वो एचओडी सीधे बोलता है मेरे को 5000 रुपया दे दो, मेरे को 5000 का बजट अलॉट करो। लेकिन अभी ये जो एक्टिविटी बेस्ड वाली जो हो गई, तो इसमें क्या किया आपने बोला एचओडी रुक जाओ, मेरे को ये बताओ कि तुम काम क्या क्या करते हो और हर काम के लिए तुमने कितना बजट अलोकेट किया है। तो ये एक डिटेल्ड स्टडी होती है, इसके बेस पे आप अपना बजट अलोकेट करते हो, इसके बेस पे आप अपना स्टैंडर्ड सेट करते हो। इस पे कोई डाउट है तो बोलें। रोशन भाई इनपुट दें अपना, गिव योर इनपुट प्लीज। नहीं मतलब ऐसे ही प्रोसेस होता होगा ना, मतलब हाँ हाँ तो यानी कि मोर और लेस ये एक्टिविटी हुई और हर एक्टिविटी पे देयर इज अ कॉस्ट, क्योंकि सब पे ह्यूमन आवर जा रहे हैं ना, प्रोक्योरमेंट के बंदे का टाइम तो जाता है ना। तो पहले क्या है, टॉप लाइन में पहले बोलता था, मतलब पुरानी प्रैक्टिसेस थी, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस क्या थी कि वो बोलता है कि देखिए 5000 रुपया मेरे को प्रोक्योरमेंट का बजट चाहिए। अभी आपने क्या बोला, नाउ आपने सीएमए कर लिया, अब आप क्या बोलोगे, भाई साहब 5000 अलोकेट करूंगा, लेकिन मेरे को 5000 का स्प्लिट करके बताओ, एक्टिविटी बताओ। अब आप उसको क्या करोगे, जब आप अपना सीएमए वाला जब नॉलेज एक्सपर्टाइज यूज करोगे तो आप उसको बोलोगे देखो यार तुम्हारा निगोशिएशन में 5 दिन क्यों जाता है, यू कैन मेक इट 4 days ना। पीओ क्रिएशन तो सिस्टम में होता है, इसमें 3 दिन क्यों जा रहा है, यू कैन मेक इट 2 days है। या फिर आप बोलोगे, हाँ, या फिर आप बोलोगे देखो ये तुम कोटेशन पे टाइम कम दे रहे हो, इसके कारण ये है कि तुम अच्छे वेंडर्स को ये नहीं कर पा रहे हो, मतलब यू कांट रीच टू द एक्चुअल वेंडर्स। तो आप उनको बोलोगे देखो ये जो तुम्हारा पीओ क्रिएशन टाइम है, यहां से निकालो टाइम और लगाओ कोटेशंस वाले टाइम पे, क्योंकि कोटेशंस जितना बेहतर आएगा आपका बाकी का तीनों काम स्मूथ चलेगा। तो दिस इज अ वे ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग। जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो ना, तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो सामने वाला बॉटम लाइन 5000 दिखा के आपसे काम करा के चला जाएगा। तो ये आ गई एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या बोलता है कि आप प्रोसेस को स्प्लिट करो। क्या बोलता है, इसकी एकदम सिंपल लैंग्वेज समझे। एक्टिविटी एनालिसिस बोलता है कि प्रोसेस को स्प्लिट करो एक्टिविटी में और उसके ऊपर एनालिसिस करो, उसके ऊपर चेक करो कि हाँ ये जो कॉस्ट लग रहे हैं ये क्या उतना बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है। दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरा हिस्टोरिकल डाटा, पिछले साल 4500 लगा था, आपने बोल दिया भाई देखो पिछले साल 4500 लगा था, अभी मेरे को 5000 का बजट चाहिए। देयर इज नो अदर रैशनल, पिछले साल लगा था इसलिए चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये टारगेट कॉस्टिंग ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द अपर साइड। कहां से आता है, अपर साइड। तो ये टारगेट कॉस्ट कैसे काम करती है, इसको हमने स्पेशल ऑर्डर में कवर किया है आपके साथ रोशन भाई। टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपको अपना 2 चीज पहले सेट करना होता है कि मैं प्रॉफिट कितना अर्न करूंगा इस प्रोसेस में और मेरे को मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना मैं रख सकता हूं। टारगेट कॉस्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि 2 चीजें आपको पहले खत्म करनी होती है।
आपको क्या, सबसे पहले आपको एक सेलिंग प्राइस यानी अपर लिमिट सेट करना पड़ेगा। चलो मैं ये सामान 50 में बेच सकता हूँ, 50 में बेचूंगा मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट में 50 से ज्यादा में नहीं बिक सकता। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, पेन बनानी है, मान लो पार्कर की एक पेन बनानी है, तो आपने पार्कर के लिए एक बजट, पार्कर का एक मॉडल लाना है, आपने देख लिया, आपको लगता है 50 रुपए से ज्यादा इसका सेल प्राइस नहीं हो सकता, तो आप मतलब ये जो टारगेट कॉस्टिंग है आपने पहले निकाल ली, फिर उसके बाद आपने बोला मेरे को इसमें 10 रुपए का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अब जो काम होगा वो सारा काम 40 रुपए पे होगा। अब ये जो 40, दैट इज कॉल्ड द टारगेट कॉस्ट। ये क्या होता है जी? टारगेट कॉस्ट। तो ये हमेशा क्या होता है, ये टॉप डाउन होता है, ये हमेशा क्या होता है, रिवर्स वे में चलता है, ये रिवर्स वे में चलता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग। तो स्टैंडर्ड सेटिंग में टारगेट कॉस्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ये भी मैनेजमेंट से फ्लो होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ने कोई नई प्लान डालनी है या नया कोई काम या कोई नई एक्टिविटी करनी है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये उनके तरफ से आते हैं। ये भी एक टॉप डाउन अप्रोच में ही यूज होता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज ऑल्सो अ मेथड फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। और लास्ट, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता, आप मार्केट के जो बेस्ट प्राइसेस होते हैं उसको आप फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई किसी डिपार्टमेंट को कोई बजट अलोकेट करना है, तो आप सीधे बोलोगे अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तो वो चाहिए क्या, तो उसने बोला मेरे को आईफोन 12 चाहिए। चलो आईफोन 12 का मार्केट प्राइस 5,400 का, 5,400 का बजट दे दे रहा हूं। अब आप इस पे निगोशिएट करके 5,300 पे ला सकते हो, 5,200 पे ला सकते हो। दैट व्हाट इज कॉल्ड द बेंचमार्किंग। यानी इसमें क्या होता है, मार्केट से आप प्राइस कॉपी कर लेते हो। ये स्टैंडर्ड सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी आपको इसमें भी आपको एमसीक्यू में भी जरूरत पड़ेगी। अब आती है कि देखिए कि जब भी आप किसी चीज की प्राइस सेट करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी होती है, व्हाट डू यू नीड टू बी चेक्ड। तो 3 चीजें आपको चेक करनी होती है। एक तो क्वालिटी, दूसरी क्वांटिटी, और तीसरी पर यूनिट यानी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, आप बल्क में खरीदोगे तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा जी? बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा ना। अगर किसी चीज का आपको स्टैंडर्ड प्राइस सेट करना है तो आपके लिए ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें है। क्वालिटी, अगर वो सब स्टैंडर्ड आइटम खरीदोगे तो आपको सस्ता में आएगा। क्वांटिटी, अगर एक खरीदोगे तो 5 रुपया, 2 खरीदोगे तो 4 रुपया 50 पैसा। तो दैट इज ऑल्सो नीड टू बी थिंक। तीसरा प्राइस, प्राइस इटसेल्फ जो होता है वो स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक चीज बोलूंगा नेक्स्ट पे, अपने जो करने वाले हैं ना वो, अब एक कोई आदमी मेरे को बताए कि स्टैंडर्ड सेटिंग में किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताएं। स्टैंडर्ड सेटिंग में कोई डाउट है तो बताएं। तो मास्टर बजट, कॉम्प्रिहेंसिव बजट, तो इसमें क्या क्या है? इसके अंदर इट्स ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज अ कल्यूमिनेशंस एंड द गोल ऑफ द बजटिंग प्रोसेस। ये समराइज बजट होता है किस चीज का? फाइनेंशियल बजट्स का। ये क्या होता है जी? समराइज्ड सेट ऑफ बजट होता है फाइनेंशियल बजट का, जिसके अंदर बजटेड बैलेंस शीट भी आते हैं, बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी आते हैं, और साथ में बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आते हैं। तो जो हमारा जो मास्टर बजट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं। अब मैं एक छोटा सा एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्या क्या उसके अंदर है। तो देखिए, आइए, ये है अपना
मास्टर बजट या कॉम्प्रिहेंसिव बजट। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट सेल होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, मैंने अभी तक बोला कि इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट है, इसके अंदर बैलेंस शीट है, इसके अंदर आपके ये जो कैश बजट है वो है, ठीक है। और बाकी ये सारे जो चीजें हैं ये सब बेसिस हैं, इसके बेसिस पे हम इनकम स्टेटमेंट, बीएस और कैश फ्लो बनाते हैं, ठीक है। तो मास्टर बजट के अंदर ये फोटो याद रखेंगे, ये फोटो थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए सेल्स जो होता है हमेशा इनिशियल पॉइंट ऑफ बजट होता है, वहां से हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, फिर हमारे पास रॉ मटेरियल बजट बनता है, फिर उसके बाद हमारा जो बजट बनता है वो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनता है, फिर हमारे पास सीओजीएस का बजट बनता है, फिर सेलिंग का बजट बनता है, फिर एडमिन का। ये चूंकि सेलिंग एंड एडमिन जो होता है वो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है, और सेलिंग और एडमिन बजट जो होता है, सेलिंग बजट बेसिकली जो होता है वो सेल्स बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे को कंबाइंड ले जाके हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, चाहे वो बजटेड प्रॉफिट हो या बजटेड लॉस हो, वो हम बैलेंस शीट में लेके चले जाते हैं। कैपिटल बजट इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन कैपिटल बजट का इंपैक्ट कैश बजट पे होता है, बिकॉज कैपिटल बजट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होते हैं, जो हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए काम करते हैं, उसके लिए जो बजट बनाते हैं वो कैपिटल बजट आता है। उसमें या तो हमारा एक्सपेंशन हो सकता है, न्यू फैक्ट्री हो सकती है, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट हो सकता है। तो जो भी बड़ा कैपिटल टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कैपिटल बजट के थ्रू मूव होते हैं, ठीक है। लेकिन उसका इंपैक्ट कैश बजट में पड़ता है। और फाइनली हम ये मास्टर बजट का जो आउटपुट है वो तीन चीजें हैं, एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट आउटपुट है, कंपोनेंट सारे हैं, लेकिन उससे तीन चीजें उसके अंदर बेसिकली निकलती हैं। इनकम स्टेटमेंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है और कैश बजट बन जाते हैं एट द एंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे मास्टर बजट का हिस्सा है। तो अभी पीछे हमने यहाँ पे जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस का बहुत अच्छा ये डायग्राम है, एक बार इसको साइकिल को देख ले कैसे काम करता है, बजट एंड कंट्रोल साइकिल कैसे काम करती है। देखिए सबसे पहले मैंने एक मास्टर बजट बनाया। मास्टर बजट जब मैं बना चुका था, मैंने उसको क्या किया, मैंने मैनेजमेंट के अप्रूवल्स ले लिए, फिर मैंने अपनी करंट पोजीशंस को मैंने इवैल्यूएट किया, अपनी पोजीशंस को मैंने देखा, साथ में उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसको मैंने चेक किया, फिर मैंने वेरिएशंस को एग्जामिन किए, फिर हमने करेक्टिव एक्शंस लिए, फिर हमने फीडबैक एंड रिवाइज किया अपने प्लान को, क्योंकि जब हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं तो उसके रिजल्ट को हमको चेक करना होता है कि हाँ जो मैंने एक्शंस लिए हैं वो राइट रिजल्ट दे पा रहे हैं या नहीं। फिर अगर उसमें अगर कुछ चीजें हुई तो फिर हम क्या करेंगे जी, फिर उसके सबऑर्डिनेट्स बजट पे जाएंगे, फिर सबऑर्डिनेट्स बजट पे भी यही सारे काम करते हुए चले जाएंगे। तो जब जाके एट द एंड हमारे बजट प्रॉपर बन जाएंगे, इसीलिए इसका नाम बजट एंड कंट्रोल साइकिल कहा जाता है। तो सबसे पहले मास्टर बजट बनेगा और फिर उसके बाद उसके अंदर के सब बजट बनेंगे। सब बजट में एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सब बजट के एग्जांपल हैं, सेल्स बजट है, सेल्स बजट है, परचेज बजट है, रॉ मटेरियल बजट्स है, उसके बाद लेबर है, ओवरहेड बजट है, एडमिन बजट्स है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है। ये सारे सब बजट्स है हमारे, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा चीज था। उसके बाद अभी बात आती है कि हाँ जी, एक फिर बात आए कि आप अगर कोई बजट बनाते हैं, उसके अच्छे अगर वो सक्सेसफुल बजट चाहते हैं अगर आप, तो उसके क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले वो आपके कॉर्पोरेट के साथ अलाइन होने चाहिए। दूसरा होने चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग फ्लो से बी सेपरेट बट फ्लो फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग प्रोसेस। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, ये लॉन्ग होराइजन्स के होते हैं, 5 साल से लेकर 30 साल तक के बिजनेस की एक्टिविटीज उसमें मॉनिटर हो जाती, उसमें प्लान किए जाते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। उसके बाद ये होता है यूज्ड एज अ अल्टरनेटिव पोटेंशियल बोटलनेक्स। ये
जो हमारी जो बजट्स होती हैं वो एक तरह से हमारे ऑल्टरनेटिव बोटलनेक की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से हम उसकी सबसे बेस्ट यूजेस निकाल पाते हैं अपने रिसोर्सेज की। और उसके बाद ये तो डिफिनेशन भी है, बी परसीव्ड एज ए प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग टूल्स, दिस इज द डिफिनेशन इटसेल्फ। बी सीन एज ए इंटरनल कंट्रोल एंड मोटिवेटिंग टूल्स, ये भी उसके डिफिनेशन में था। एंड बी डिटेल्ड एंड द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल पे डिटेल्ड होने चाहिए। दूसरा, बाइंग फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी हर मैनेजमेंट के अप्रूवल्स होने ही चाहिए, अप्रूव बाय द हायर अथॉरिटी। और लास्ट में, बी फ्लेक्सिबल बट नॉट इजिली चेंज। फ्लेक्सिबल इसलिए होने चाहिए ताकि कभी कभी आपको बजटरी स्लैक इंटर करना पड़ता है, बट नॉट इजिली चेंज का मतलब कि जो नीचे जूनियर लेवल पे बंदे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जाके बजट को ऊपर नीचे छेड़ दें। तो इसलिए ये सारे अच्छे बजट के गुड कैरेक्टर्स जो होते हैं, अगर आपके बजट अच्छे होंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपको बजट के ऊपर काम करना पड़ेगा, बजट को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बजटरी स्लैक्स हमने पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, इसमें कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर है। एक और प्रॉफिट सेंटर भी होता है जो हमने आपको बता दिया। अब बजटरी स्लैक भी मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा बजट जो होता है डालना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड, अगर आपका बजट फेल करने के लिए, मतलब आपका बजट अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं, फेल कर पा रहे हैं, तो आपको कोई अमाउंट डालने पड़ते हैं, ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट डालने पड़ते हैं ताकि उस पोजीशंस को, उस सिचुएशंस को आप हैंडल कर सके। दैट व्हाट इज कॉल्ड द बजटरी स्लैक। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि बजट जो होते हैं वो दो लेवल पे होते हैं। दूसरा, पहला जो होता है वो ऑथोरिटी, जिसमें मैनेजमेंट सेट करती है। ये आइडियल स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ एक पोजीशन, एक सिचुएशंस को दिमाग पे रख के कंसीडर करके ये बनाया जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है पार्टिसिपेटिव में सारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ये अटेनेबल्स होते हैं, क्योंकि आप इसको अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई थी कि हम स्टैंडर्ड की सेटिंग कैसे करेंगे। तो उसमें स्टैंडर्ड की मटेरियल की अगर हमको सेटिंग करनी है तो ये सारी चीजें मेरे को देखनी थी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सप्लाई चेन कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल के जो अपने कॉस्ट है। अगर हमको लेबर का कोई स्टैंडर्ड सेट करना हो तो व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी चेक। तो उसके लिए हमारे जो प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज, आइडियल टाइम्स, पर्सनल स्किल्स, ये थोड़े से थ्योरी है, बस एक बार आपको पढ़ लेना है, उससे ज्यादा की इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी आपको स्टैंडर्ड सेट करना होगा तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, अभी अच्छा, अब बात की ऑपरेटिंग बजट्स के अंदर में एग्जांपल्स क्या क्या थे। तो देख लें, ये एग्जांपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि इससे आपके एमसीक्यू सॉल्व होने वाले हैं। तो पहला होता है जी सेल्स फोरकास्ट, से सेल्स बजट बनता है। सेल्स फोरकास्ट जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसी के बेसिस पे आप अपने सेल्स बजट बनाते हैं। सेल बजट जब बन के रेडी होता है तो प्रोडक्शन और इन्वेंट्री बजट उसका बेस हो जाता है। प्रोडक्शन और इन्वेंट्री बजट सब बन जाता है तो उसके बाद हम लोग रॉ मटेरियल की तरफ मूव करते हैं और लेबर की तरफ, ओवरहेड की तरफ। ये तीनों हमने साथ में बोला था, ये तीनों हम लोग साथ में काम करते हैं, पैरेलली काम करते हैं। फिर जब ये तीनों बनता है, तीनों जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाता है और ये इंडिपेंडेंटली सेल्स के बेसिस पे बनता है। ये सबको जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फाइनली आपका परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो ये सारी चीजें जो हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग बजट। तो ये पार्ट क्या कहलाता है जी, ऑपरेटिंग बजट का पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग का जो है न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। तो एक बार इसको जितना पढ़ा है उसको रीड कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स में इसमें मूव करेंगे। सारा आपको क्या दिक्कत हुआ, कुछ दिक्कत है बता।